हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलूंगी केपीआई ग्रीन एनर्जी की न्यूज पे। ये 6% की तेजी थी फ्राइडे के मार्केट में। फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग की अगर बात करें तो 6% के तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ है। और रीजन बता देती हूँ कि इसको एक 4 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से इस शेयर में सीधा 6% का न्यूज बेस्ड ट्रेड जो लेते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि सीधा इस वाली कंपनी में 6% का हाइक था। और एक बात बता दूं, इस कंपनी में 50% केवल और केवल पब्लिक है। केवल 2% FIIs, जिनको मैं इंटरनेशनल ट्रेडर कहती हूँ, कि जो उनको कंपनी के बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता, वो कंपनी में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आते हैं। लेकिन जो भी लोग नए हैं और ये सिर्फ ये न्यूज देख के इस शेयर को बाय करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वो केवल ग्रीन एनर्जी का नाम देख के, कि आजकल ग्रीन एनर्जी के शेयर बहुत ट्रेंडिंग में हैं, इसका नाम देख के वो इस शेयर में ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक भी नहीं है, 0% म्यूचुअल फंड के साथ ये कंपनी खड़ी है। और किसी भी कंपनी का जो सबसे बेस्ट बिजनेस एनालिसिस कर पाते हैं ना, वो म्यूचुअल फंड्स ही कर पाते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने लोगों का पैसा ले रखा होता है और बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में इन लोगों को पैसा आगे कंपनीज में लगाना रहता है। तो अगर किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 0% है, लेकिन उसके बावजूद वो शेयर बढ़े जा रहा है, तो आप प्लीज वहां पे थोड़ा सा सेफ होके खेलिए। या तो आप अंटिल अनलेस बहुत बड़े ट्रेडर नहीं बन गए हैं, आपको बहुत अच्छे से चार्ट पैटर्न देखना नहीं आता, 8-10 साल का एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में नहीं हो चुका, तब तक आप इस तरह के शेयर्स को अगर ट्रैक करेंगे या इनमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे, तो आपके हायर चांसेस हैं कि आप केवल और केवल हाई प्राइसेस पे ट्रैप होकर रह जाएंगे और कुछ नहीं आप शायद यहाँ से ले पाए। नेक्स्ट बात करूंगी सुजलॉन एनर्जी का शेयर। सुजलॉन एनर्जी का शेयर कल 22 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। बहुत सारे लोग मुझसे ग्रुप पे नीचे पूछ भी रहे हैं, मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे हैं कि क्या ये शेयर 500 जाएगा। बहुत बहुत गर्म हवा, बहुत गर्मा गर्म न्यूज चल रही है इस शेयर के बारे में कि ये वाला शेयर 22 रुपए से लेके सीधा 200 रुपए भी हो सकता है। मैं थंबनेल्स भी देख रही थी लोगों के जो सुजलॉन को बाय करवा रहे हैं इस वक्त। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी में अभी बहुत सारे इश्यूज हैं। और एक बहुत अजीब सी स्ट्रेंज चीज लगी, कंपनी में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी तो बड़ी है, लेकिन कंपनी में 20 और 21 रुपए पे लगातार प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा है। और मुझे अभी ये तो नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स ने इसको किस प्राइस पे खरीदा है। हो सकता है म्यूचुअल फंड्स इस पे नीचे पे कहीं पे एंट्री हो, 13, 14, 15 रुपए पे एंट्री हो। और ये जो 20-21 रुपए पे जो सेल हुआ है, ये प्रमोटर ने सेल किया है। किसी भी कंपनी का प्रमोटर अगर सेल कर रहा है ना, तो थोड़ा सा सेफ होके, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा कॉशियस होके आप कंपनीज में ट्रेड लेने की कोशिश किया करो। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। एक्चुअली ये जो 22 रुपए हुआ था, ये 20 रुपए से 22 रुपए गया है, उसके पीछे बड़ी न्यूज ये आ रही थी कि 201 मेगावाट का ऑर्डर मिला है सुजलॉन एनर्जी को, कोई O2 पावर कोई कंपनी है उसकी तरफ से। देखो, अगर सुजलॉन एनर्जी को 200 रुपए जाना भी हुआ ना, तो ऐसा नहीं है कि ये शेयर सिर्फ और सिर्फ ऊपर चलते जाएगा। ये शेयर एंट्री का मौका जरूर देगा, एक बार करेक्शन जरूर आएगा। इस वक्त ये शेयर ऑलमोस्ट 5 ईयर के हाई पे बैठा हुआ है। और इतने हाई पे शेयर्स को लेना, मतलब प्रॉफिटेबल कम और कई बार ना फंसने वाली काम ज्यादा हो जाते हैं। मैं इस तरह के शेयर्स को ट्रेड नहीं करती। कंपनी के फंडामेंटल्स में भी बहुत सारी परेशानी है, कंपनी पे बहुत बड़ा डेट है, प्रमोटर की लगातार कंपनी से स्टेक सेल हो रहा है। तो ऐसे में इस तरह के शेयर में चिंताएं ज्यादा क्रिएट होती हैं बजाय कि मौके क्रिएट होने में। और अगर आपको इंटरेस्ट है भी सुजलॉन एनर्जी के शेयर में, तो थोड़ा और वॉच कर सकते हैं, 10-15 दिन इसका मूवमेंट एटलीस्ट। मैं तो नहीं खरीदूंगी जब तक इसमें कोई खरीदने के अच्छे लेवल्स नहीं दिखाई देंगे। अभी तो ये शेयर बहुत बहुत ज्यादा पीक पे है और मुझे तो ये खरीदने के हिसाब से उतना अच्छा लगता नहीं है। नेक्स्ट बात करूंगी, इंडियन गवर्नमेंट ने शुगर के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है, क्योंकि इंडिया में केन की ईल्ड कम हुई है। मतलब मैं लगातार अपने चैनल पे बताते आ रही हूँ कि इंडिया में बारिशें कम हुई हैं, खास करके कर्नाटका और महाराष्ट्र में। कर्नाटका और महाराष्ट्र इंडिया का 50% शुगर प्रोड्यूसर एरिया है, जहाँ पे इंडिया की टोटल 50% शुगर प्रोड्यूस होती है। देखो, इस न्यूज से क्या फर्क पड़ेगा ना, कि शुगर केन की ईल्ड कम हुई है। मतलब ईल्ड क्या होती है, उससे अब शुगर कम बनेगी, जो उससे गन्ने से जो जूस निकलेगा उससे शुगर कम बनेगी। शुगर कम बनेगी, ओवरऑल कंट्री में शुगर की डिमांड तो सेम है,
है ना, वैसे हम लोग काफी अच्छा शुगर मतलब हम लोग काफी ज्यादा मात्रा में शुगर बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इंडिया में कमी ना पड़े शुगर की, इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने शुगर को के एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है। लेकिन मिलों को क्या फायदा होगा? मिलों को ये फायदा होगा कि अगर देखो ये कमी कमी की बात सुनते ही, ये कमी कमी की बात सुनते ही ना, जो मीडिएटर्स होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, ये शुगर को का स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। मतलब किसी तरह से मुझे ऐसा उम्मीद है कि अब शुगर के प्राइसेस और शायद बढ़ भी चुके हैं, मैं अभी रेट्स देख रही थी, शुगर के प्राइसेस भी रिवाइज हुए हैं। हर एक एक दो दो रुपया बढ़ने पर शुगर मिल के मार्जिन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। मतलब जो शुगर मिल्स होती हैं उनके मार्जिन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो जो भी पर्सन इस वक्त, देखो मैं लगातार कहते आ रही हूँ, महाराष्ट्र और कर्नाटका की शुगर मिल्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी की शुगर, यूपी के जो ये शुगर बेल्ट है, यहाँ पे गन्ना काफी अच्छा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी के जो भी शुगर मिल्स हैं उनको गन्ने की कमी नहीं पड़ेगी। वो अच्छी मात्रा में चीनी बनाने वाली हैं और उनके मार्जिन्स अच्छे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है सितंबर रिजल्ट्स शुगर के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास पर्सनली भी एक शुगर का शेयर है, तो जिसके पास भी शुगर का शेयर है और वो कहीं बहुत ऊपर पे ट्रैप है, तो शुगर सेक्टर में तो एक चाल तो इस बार जरूर आएगी। मुझे ये नहीं, दिवाली से पहले वो आएगी, और वो कब आएगी मुझे ये नहीं पता बस, लेकिन चाल आनी चाहिए। और लेकिन एक चीज करना, जो भी मुझे ऐसा लगता है जो बहुत ऊपर पे ट्रैप है ना, वो अब इस वक्त आप देख लेना कौन कौन से शुगर्स में है। मुझे बाकी सारे शुगर्स का नहीं पता, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, उनके टेक्निकल्स क्या हैं, लेकिन हाँ त्रिवेणी शुगर मेरे पास है। और त्रिवेणी शुगर मुझे अगर ये 3 सितंबर को इनका ये डिविडेंड अनाउंस हो रखा है, और मुझे लगता है कि डिविडेंड के बाद एक बार ये थोड़ा नीचे और आएगा। और अगर ये, वैसे तो मैं इसमें ऑलरेडी एंटर्ड हूँ नीचे के प्राइसेस पे, और अगर ये नीचे आता है तो त्रिवेणी शुगर में अब मैं बस इसी चीज का वेट कर रही थी, ये जो डिविडेंड वगैरह ये चीज एक बार सलट के और इसमें जो ट्रेडर घुसे हुए हैं ये बाहर आ जाएं, उसके बाद जो इसके प्राइस में करेक्शन आएगा तब मैं हो सकता है त्रिवेणी शुगर में एंट्री कर लूं। लेकिन हाँ, ये जो न्यूज है ना, ये न्यूज भी अब शुगर सेक्टर के लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। ये न्यूज पूरे ही शुगर सेक्टर, जितनी भी शुगर मिल्स हैं उन सब के लिए ये न्यूज काफी अच्छी है, क्योंकि एक एक दो दो रुपए भी, अगर देखो जब भी डिमांड, मतलब उस चीज की कमी हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और प्राइसेस बढ़ जाएंगे ना तो इसका सीधा सीधा फायदा गन्ना किसान को नहीं होगा, हमें नहीं होगा, इसका सीधा सीधा फायदा गन्ना शुगर मिल्स को होगा, है ना। तो मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी शुगर है, आप कहाँ पे उन पे ट्रैप हैं। मेरे पास त्रिवेणी शुगर है, और त्रिवेणी शुगर अभी वो 3 सितंबर को इनका एक डिविडेंड आने वाला है। उस डिविडेंड के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा एक बार नीचे जरूर आएगी, एक एंट्री का अच्छा मौका देगी। और जब अब की बार जब वो नीचे आएगी तो मुझे ऐसा लगता है अब ये राइट टाइम होगा त्रिवेणी शुगर में एंट्री बनाने का। अब तक तो ये शेयर कहीं ऐसे ऐसे इन्हीं प्राइसेस पे, मतलब 315 से 290 280 की रेंज के बीच ये पूरा एक महीना इसने अगस्त का निकाल दिया। और ये मैं लगातार कहते भी आ रही हूँ कि जिसको भी त्रिवेणी शुगर में एंट्री लेनी है वो अभी थोड़ा रुक सकता है। लेकिन हाँ, 3 सितंबर को इनका जो डिविडेंड है 3 या 4 रुपए का है, मुझे उतना अच्छे से ध्यान नहीं है, 3 या 4 रुपए का जो डिविडेंड है उसकी एक्स डेट है 3 सितंबर, और उसके बाद ये शेयर हमें थोड़ा चीप पे मिल जाएगा। तो तब मैं इसमें थोड़ा अपना स्टेक ऐड करूंगी। किसी को भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन है नहीं। आपके पास जो भी शुगर है आप देख लीजिए वो कहाँ की है, अगर बहुत ऊपर पे ट्रैप है तो आप उन शुगर्स में इस वक्त थोड़ा सा एवरेजिंग करके चल सकते हैं, ताकि अगर शुगर सेक्टर में चाल आए तो देखो, शुगर सेक्टर, जब भी किसी सेक्टर में चाल आती है ना तो सब तरह की कंपनीज चलती हैं, अच्छी कंपनीज भी चलती हैं, बुरी कंपनीज भी चलती हैं, है ना। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को फंडामेंटल्स के बारे में तो पता होता नहीं, तो ट्रेडर्स और ऑपरेटर हर तरह के शुगर सेक्टर को वो ट्रेड और ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप बहुत ही हाई प्राइसेस पे कहीं पे ट्रैप हैं तो ये टाइम पे आप उसमें थोड़ा बहुत एवरेजिंग करके चल सकते हैं शुगर सेक्टर में। लेकिन निकलने का ध्यान रखिएगा, शुगर सेक्टर में ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। शुगर सेक्टर में दिवाली तक ही है जो भी खेल है, उसके बाद में तो फिर जो इसका नंबर आता है ना वो अगले साल में कहीं जाके नंबर आएगा। मतलब ये सारा गेम ये अगले शुगर सेक्टर का 3-4 महीने का है। ज्यादातर टाइम तो शुगर सेक्टर, वैसे तो मैं बोलूंगी नए लोगों को तो शुगर सेक्टर से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ सेक्टर्स है ना जो बहुत ज्यादा एकदम प्रायोरिटी लिस्ट में है ऑपरेटर्स और ट्रेडर्स की, उसमें से एक शुगर सेक्टर का नाम है।
शुगर सेक्टर में बहुत ज्यादा उठापटक होती रहती है, तो इसलिए नए आने वाले जो जिनको बहुत कम समझ है अभी शेयर मार्केट की, उनको तो शुगर सेक्टर से दूर ही रहना चाहिए। ये यूजुअली आपको कुछ देने की बजाय आपको ट्रैप ज्यादा करके ले जाएगा। नेक्स्ट मैं बात कर साइंस का एक आर्टिकल में पढ़ रही थी कि म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक बढ़ाए हैं। देखो इनमें से कोई भी शेयर मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको न्यूज देना। अगर इस ये वाले कोई भी शेयर आपके पास हैं तो मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में ये दे रखा था कि म्यूचुअल फंड्स ने इनमें स्टेक बढ़ाया, और किसी भी कंपनी में अगर म्यूचुअल फंड्स अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो ये उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी होती है, एक गुड न्यूज होती है। तो उन कंपनीज के नाम है एफएल इंडिया, मेरे पास है ये पर्सनली, केईआई इंडस्ट्री, बिरला सॉफ्ट, ये दोनों मेरे पास नहीं है, सीआई ऑटोमेटिव, ये भी मेरे पास नहीं है, नारायण हृदयालय, ये भी मेरे पास नहीं है, चोलामंडलम फाइनेंस, बहुत अच्छी कंपनी है फाइनेंस की अगर किसी के पास है तो, और म्यूचुअल फंड ने इनमें स्टेक बढ़ाया है। तो ये इन सारी कंपनीज के साथ गुड न्यूज, ये इन सारी कंपनीज के साथ एक गुड न्यूज अटैच्ड हो गई है, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये कंपनी अच्छा करके दिखाएं। मेरे पास इनमें से सिर्फ एक एफएल इंडिया है, उसमें ऊपर पे फंसी हुई 1250-1300 के आसपास की रेंज, वैसे बहुत थोड़ा सा स्टेक ले रखा है, 20,000 का स्टेक है मेरे पास एफएल का। इस तरह की न्यूज के साथ देखती हूँ कुछ और इसमें फंडामेंटली या टेक्निकली कुछ और अच्छा बन रहा होगा। वैसे तो ये बहुत हाई पे है, मतलब इतना बड़ा शेयर बहुत किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के मुझे लेने का ज्यादा मन नहीं करता, लेकिन देखती हूँ म्यूचुअल फंड ने स्टेक इंक्रीज किया है तो हो सकता है कुछ अच्छा हो रखा हो यहाँ पे। बाकी आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है तो वो अच्छी बात है, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी की भी नहीं है, बस अगर आपके पास ये स्टेक है तो उसके लिए एक छोटी सी न्यूज है। नेक्स्ट बात करूंगी मनाली पेट्रो। मनाली पेट्रो पे मेरे ग्रुप पे नीचे कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछ रखा था कि उन्होंने 72 रुपीज पे ये 500 शेयर ले रखे हैं, तो उनको बस मैं ये कहना चाहूंगी, देखो मनाली पेट्रो मेरे पास भी है 20,000 का। देखो कभी कभी कुछ पहले न्यूज बेस्ड ट्रेड, पहले कभी कभी किसी सेक्टर में चाल आया करती थी ना, तो इस तरह के न्यूज बेस्ड ट्रेड में भी कभी कभी छोटा छोटा ले लिया करती थी, अब नहीं लेती हूँ, अब कंप्लीटली बंद कर दिया है। तो मनाली पेट्रो मेरे पास भी है, और अभी जो भी मैंने इसमें एवरेजिंग की संभावनाएं तलाशने की कोशिश करी थी, तो मुझे लग रहा था कि अभी सारे ही पेट्रोकेमिकल में थोड़ा दिक्कत रहने वाली है। सुप्रीम पेट्रोकेमिकल में किसी वजह से चाल आई थी, मैंने वहां से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, वहां से मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता है अगले 3-4-5 महीने सारे ही पेट्रोकेमिकल में फिर से दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि क्रूड अभी महंगा है, और आईओसी, बीपीसी और एचपीसी की तरह इस तरह की कंपनीज को रशियन सस्ता क्रूड नहीं मिल रहा, और मतलब क्रूड ऑयल इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है ना, और $85 पर बैरल पे ये लोग क्रूड खरीदते होंगे। और सबसे बड़ी बात, मतलब इनका जो मनाली पेट्रो का जो प्रोडक्ट है ना, वो है प्रोपिलीन ऑक्साइड है, जो कि एक तरह से ना ये प्लास्टिक की जो सप्लाई चेन है ना, मतलब उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक केमिकल है इस तरह का, जो प्लास्टिक और प्लास्टिक डेरिवेटिव्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का ही कोई एक डेरिवेटिव है ना। तो इस वक्त ऑल ओवर द इंडिया के साथ ही इंटरनेशनली भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, इन सब की सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रखी है। प्लास्टिक का यूज सारी ही नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स डिस्करेज कर रही हैं, तो ऐसे में इस तरह की जो कंपनी है जिनका फाइनल प्रोडक्ट प्लास्टिक या रिलेटेड चीजें हैं, तो उनमें दिक्कत रह सकती है लॉन्ग टर्म भी, क्योंकि ऑर्गेनिक यूज करना, इन्वायरमेंटल के प्रति जागरूकता, ये सारी चीजें आजकल बहुत बढ़ रही हैं, तो पेपर के प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि प्लास्टिक को वही रिप्लेस कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा जगहों से प्लास्टिक को डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में मनाली पेट्रो, आंध्रा पेट्रो, इस तरह की कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिविटी क्रिएट होती है। मेरे पास है ये वाली कंपनी, 20,000 का पूरा सा पड़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इट्स ओके, मतलब देखते हैं कब निकल पाते हैं। अभी तो इसमें एवरेजिंग मुझे नहीं लग रही, मैंने कोशिश करी थी कि क्या मैं इसमें एवरेजिंग कर सकती हूँ क्या, लेकिन अभी इसमें कम से भी कम 4-5 महीने मुझे मनाली पेट्रो और आंध्रा पेट्रो में कुछ खास लग नहीं रहा। हल्की फुल्की किसी न्यूज के चलते ये शेयर 1-2 रुपए ऊपर नीचे, 2-5 रुपए, कभी 10% का 5% का सर्किट दिखा देगा, तो वो केवल और केवल नए लोगों को ट्रैप करने वाली न्यूज ज्यादा होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट बात करूंगी वेदांता के बारे में न्यूज थी कि ये अपने सारे बिजनेसेस को अलग अलग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, ऑयल,
आयरन और स्टील, कॉपर, ये सारे ही बिजनेसेस को अलग अलग कर रहे हैं, इनका मैनेजमेंट अलग अलग कर देंगे, ताकि अलग अलग देखो हर एक मेटल का अलग इशू है, हर एक कंपनी का एक अलग तरह का वर्क कल्चर है ना। ये चीज अच्छी है कि अनिल अग्रवाल साहब अब ये जो कॉन्ग्लोमेरेट था इसको अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज में डिवाइड कर देंगे, ताकि हर सेक्टर, हर कंपनी पे अच्छे से नजर रखी जा सके, उस बिजनेस को अच्छे से संभाला जा सके। तो ये वेदांता के सारे बिजनेसेस के लिए इनफैक्ट अच्छा है, अलग अलग तरह का मैनेजमेंट अलग अलग तरह की कंपनी को संभालेगा। नेक्स्ट बात करूंगी सॉफ्ट बैंक, जापान का सॉफ्ट बैंक ने जोमैटो में स्टेक सेल किया है। मैं अपने न्यूज सेक्शन में, अगर आप मेरे न्यूज सेक्शन से लगातार जुड़े हुए हैं तो मैं पीछे काफी टाइम से ये न्यूज कवर कर रही हूँ कि कोई भी फूड सेक्टर की कंपनी अभी नहीं लेनी है। जोमैटो, पेटीएम, बहुत क्रेज था अभी लोगों में इन सारे शेयर्स को लेने का, जोमैटो हुआ, पेटीएम हुआ, है ना। लेकिन इनमें सेम दिक्कत है, मतलब अभी ना इनके बिजनेस उस लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं कि इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सके। और वही हुआ भी जोमैटो को अभी 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जोमैटो ही शायद था कि इनको 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इसमें जबरदस्त तरीके से न्यूज बेस्ड ट्रेड कराया गया। जो नए आने वाले लोग हैं उनको लगा कि जोमैटो का फ्यूचर बहुत अच्छा है, उन्होंने जाके जोमैटो का शेयर खरीदा होगा, और जैसे ही लोगों ने शेयर खरीदा, शेयर ऊपर चढ़ा, ये तुरंत जापान के जो सॉफ्ट बैंक हैं इन्होंने अपना स्टेक सेल कर दिया, क्योंकि पता है इनको कि कुछ खास फ्यूचर है नहीं इस तरह की कंपनीज का, फिलहाल के सिनेरियो में तो नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है ना। करूंगी इंडियन ऑयल इन्वेस्ट करेगी $1 ट्रिलियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, आगे पूरा 1 साल में किसी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के किसी इनिशिएटिव में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट करेगी। अच्छी न्यूज है, बट गवर्नमेंट पीएसयू है और क्रूड ऑयल से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आपको इस तरह की ऑयल बेस्ड चीजों से शायद दूर रहना चाहिए। उतना सेफ सिक्योर नहीं होती, क्योंकि क्रूड ऑयल एक बहुत ही बड़ा एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा है, जो कि बार बार अच्छी से अच्छी कंपनीज को, हालांकि ये बहुत अच्छी और बड़ी पीएसयूज हैं, लेकिन इसके बावजूद क्रूड ऑयल इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है कि ये कंपनीज के शेयर्स को किसी भी वक्त बेवजह तोड़ देता है। जैसे अभी ये शेयर अच्छा खासा, ये शेयर 100 के आसपास को टच कर रहा था, और बीपीसीएल का शेयर 400 के आसपास का टच कर रहा था, लेकिन बेवजह वो रशिया ने क्रूड सप्लाई कट करके अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, तो ये शेयर एकदम इतनी गंदी तरीके से गिरे हैं। तो इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म और सेफ खेलना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जिनका ज्यादा रुझान है, उनको इस तरह की कंपनी से बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंडियन ऑयल, आईओसी, एचपीसीएल में ऊपर के प्राइसेस पे ट्रैप है, तो वो एवरेजिंग का देख सकता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन किसी भी तरह की नहीं है, मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप प्लीज अपना खुद का भी एनालिसिस कर लिया करें। नेक्स्ट बात करूंगी शॉपर स्टॉप में कल 13% की गिरावट थी, फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग पे 13% की गिरावट थी, जो कि शॉपर स्टॉप के शेयर के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज थी। वैसे मैं बात शॉपर स्टॉप पे नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी फ्यूचर ग्रुप एक छोटा मल्टी बैगर है इसी तरह का। लोगों को लगता होगा कि इस तरह की छोटी कंपनीज वहां पे चाल आ सकती है, लोग बहुत मतलब इस तरह के मल्टी बैगर्स में वो शॉपर स्टॉप बहुत बड़ी चेन है, शॉपर स्टॉप बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं इसके बिजनेस को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट एक बात, उससे मेरे को फ्यूचर ग्रुप का ध्यान आया कि फ्यूचर ग्रुप में आप जो नए लोग हैं खास करके वो ट्रेडिंग के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा शेयर है, मल्टी बैगर कचरा टाइप शेयर है। तो बता दूं कि फ्यूचर ग्रुप पे बहुत बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, एनसीएलटी में है फ्यूचर ग्रुप का सारा मैटर। और अगर आप किसी भी तरह का इसमें ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं जस्ट आपको न्यूज दे रही हूँ। जिस भी कंपनी के ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, किसी तरह का विवाद चल रहा होता है, नए आने वाले या और सेफ खेलने वाले इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करूंगी एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। ये एक बीपीओ कंपनी है, वैसे तो मतलब आईटी बीपीओ से मुझे कुछ खास होप नहीं है, लेकिन मैंने एक काम अच्छा किया था। एफएसएल ना, मैं थोड़ा ऊपर पे ट्रैप थी एक बार, जब सबसे पहले मैंने एफएसएल को लिया था मैं 170 पे थी। हालांकि ये शेयर ऊपर तक जाके भी आया था काफी, लेकिन उसके बाद ये शेयर गिरना शुरू हुआ। आईटी में लगातार दिक्कत चली ही जा रही है, फिर ये शेयर गिर के 110 रुपए पे नीचे जाके आया। तो तब मैंने इसको वहां 110 पे एवरेजिंग की, फिर 115 पे एवरेजिंग की, 120 पे एवरेजिंग की, फाइनली मेरा 130 के आसपास का इसमें एवरेज बाय प्राइस है एफएसएल में।
और इसको फिलहाल जो अभी 1 अगस्त को शायद इसके लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें एफएसएल को का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो 850 मिलियन से बढ़ के 1.26 बिलियन रुपए हो गया है, जो एफएसएल के शेयर के लिए बहुत अच्छा है। और लगातार एफएसएल के शेयर में तेजी बनी हुई है। कल ही जो फ्राइडे के मार्केट में एफएसएल ने 7.5% की का सर्किट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ 7.5% की तेजी थी। मैं इस वाली कंपनी में भी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे आ चुकी हूँ, और जिनके पास भी एफएसएल है, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन है, वो इसमें भी बने रह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा और ऊपर तक आना चाहिए, और लगातार 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स इसके पॉजिटिव हैं, तो ये एफएसएल के लिए अच्छा भी है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस किसी भी तरह की नहीं है। आप किसी भी शेयर में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर करें, सेल्फ आप उसकी खोजबीन जरूर करें। बहुत हाई पे है ये शेयर, इस वक्त लगातार चले ही जा रहा है। मैं तो क्योंकि इसका पार्ट हूं ना, तो इसलिए अभी प्रॉफिट्स एंजॉय करूंगी। मुझे नहीं पता इस इतने हाई प्राइसेस पे इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आईटीबीपीओ की कंपनी है, किसी भी वक्त गलत नेगेटिव ट्रेंड पे भी आ सकती है, लेकिन हाँ जो भी इसमें इन्वेस्टेड है उनके लिए कह सकती हूँ कि अभी थोड़ा और लॉन्ग प्रॉफिट्स के लिए वो बने रह सकते हैं। इतना अच्छे से, इतना स्ट्रांगली मैं उन्हीं कंपनीज के बारे में कह पाती हूँ जिनमें मेरा पर्सनल भी स्टेक होता है। किसी भी नई कंपनी के बारे में प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी बताना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी कंपनीज के फंडामेंटल्स और उनकी चाल और उनका बिहेवियर बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो इसलिए मैं बता पा रही हूँ कि एफएसएल में अभी और थोड़ा सा रुक सकते हैं, थोड़ा और ऊपर जाएगा। लेकिन एकदम अननोन, अनजान कंपनी जिसको मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, उस कंपनी में कुछ भी बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं एकदम नई कंपनी और नए शेयर के बारे में एकदम राय देने से अभी थोड़ा बच रही हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। निफ्टी एकदम इस वक्त सपोर्ट पे खड़ा है अपने, और इस तरह से इतने क्रिटिकल मार्केट में ना एकदम किसी भी अननोन शेयर के बारे में कोई भी राय देना बताने में मुझे खुद ही लगता है कि पता नहीं, मैं कुछ बता दूं, कंपनी में किसी तरह का और न्यूज जनरेट हो रही हो या कोई और अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही हो, और फिर मैं छोटा मोटा आपको टेक्निकल चार्ट देख के बता दूं, आप उस कंपनी में बाय या सेल का डिसीजन ले लो, तो वो मुझे फिर इसलिए ठीक नहीं लगता। तो जो कंपनी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा होती है ना, उस कंपनी के बारे में मैं स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि हाँ ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी, ये एवरेजिंग का सही टाइम है, या ये किस चीज का सही टाइम है। तो इसीलिए मैं अपने शेयर्स को बहुत अच्छे से बता पाती हूँ। नए शेयर्स के बारे में इस तरह की राय एकदम से देना, जिसको मैंने कभी भी ट्रेड नहीं किया है, थोड़ा मुश्किल होता है।